आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है जी सलाम की नजर से। ट्रंप ने ईरानी सदर हसन रूहानी को खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने अमेरिका को धमकाने की कोशिश की तो उसे संगीन नतायज भुगतने होंगे। इससे कबल हसन रूहानी ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरान के साथ जंग की तो वो तमाम जंगों की मां होगी। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने ईरानी मुखालिफ पॉलिसी के लिए अमेरिका को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रूहानी ने ट्रंप को इंतबाह देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर शेर की पूंछ से न खेलें, क्योंकि इससे सिर्फ आपको पछतावा ही होगा। तेहरान में ईरानी सफीरों से खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि अमेरिकी इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि ईरान के साथ अमन सभी तरह के अमन की जननी है और इसी तरह ईरान के साथ जंग तमाम जंगों की मां होगी। आप शेर की पूंछ से न खेलें, इससे आपको नुकसान ही होगा। आपको हमेशा पछताना पड़ेगा। हम अपने हर मर्ज के रखवाले हैं। हम लोगों की तारीख रही है कि इस इलाके के समुद्री रास्ते के रखवाले हैं। अगर ईरान अपना तेल बरामद नहीं कर पाएगा तो कोई भी इस इलाके का तेल बरामद नहीं कर पाएगा। ट्रंप अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया को जोखिम में डालना चाहते हैं। ईरान को अपना दिफा करने आता है। वहीं अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की इस धमकी का सख्त लहजे में जवाब दिया है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि ईरानी सदर रूहानी, अमेरिका को कभी दोबारा धमकी मत देना। अगर आपने ऐसा किया तो इसके संगीन नतायज होंगे। अमेरिका अब वो मुल्क नहीं रहा जो आपकी धमकी को सुन ले। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी ईरानी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने ईरान के लीडरों को ढोंगी बताया। The level of corruption and wealth among Iranian leaders shows that Iran is run by something that resembles the mafia more than a government. Some believe that President Rouhani and Foreign Minister Zarif fit that bill. The truth is they're merely polished frontmen for the Ayatollah's international con artistry. Their nuclear deal didn't make them moderates, it made them wolves in sheep's clothing. Governments around the world worry that confronting the Islamic Republic harms the cause of moderates. But these so-called moderates within the regime are still violent Islamic revolutionaries with an anti-America, anti-West agenda. You only have to take their own words for it. इससे कबल ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनेई ने भी अमेरिका को निशाना बनाते हुए कहा था कि जौहरी समझौते पर अमेरिका से बातचीत करना फिजूल है। आपको बता दें कि 2015 के जौहरी समझौते से अमेरिका की दस्तबरदारी के बाद ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते उलझते जा रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर माशी पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोनों ममालिक के बीच जंग का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अखलाक उस्मानी साहब, जो कि मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस मौजू पर। सर, आपका जी सलाम पर खैर मकदम है। अखलाक उस्मानी साहब, ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका ईरान के बीच जो जुबानी जंग तेज हुई है, दोनों मुल्कों के सरबराह एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, क्या ये धमकियां जल्द जंग में तब्दील हो जाएंगी? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि ये जंग में तब्दील होंगी नहीं, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी कोई किसी पे जंग थोपता है तो वो एक बिजनेस होता है, और कोई भी जो जंग की शुरुआत करता है उसे ज्यादा मुनाफा है। तो जिस दिन अमेरिका को और उसके साथ ही इजराइल को लगेगा कि उन्हें शायद जंग से फायदा है, तो जरूर वो ईरान से उलझेंगे। लेकिन जो ईरान की ग्लोबल प्रेजेंस है वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि अभी अमेरिका और इजराइल इस हालत में नहीं है कि वो ईरान के साथ उलझें। और अगर आप ईरान की जो लीडरान हैं, अगर उनकी जबान, उनकी लैंग्वेज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वे ईरान की मजबूती को दिखा रहे हैं। जैसे हसन रूहानी ने जो कल बयान दिया, जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि वो शेर की दुम से खेलने की कोशिश ना करे। उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसियों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए और हम ईरान के साथ सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के ख्वाहा हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि ईरान टेंशन टालने के साथ साथ कोशिश ये भी कर रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे, ताकि अगर उसकी तरफ किसी तरह की पेशकदमी अमेरिका या इजराइल मिलकर करना चाहते हैं तो उन्हें दो बार सोचना पड़े। खामनेई ने जो बयान दिया है, खामनेई ने के बयान में
अमेरिका को पूरी उम्मीद है कि खामनेई इस तरह का बयान देंगे, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। दरअसल वो अपनी आवाम को, ईरानी पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहे हैं कि हमें अमेरिका या इस तरह की दूसरी ताकतों और इनके सैंक्शन से डर नहीं लगता। अभी कह सकते हैं कि कशीदगी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा। हाल ही में सऊदी अरब और इजराइल काफी करीब आ गए हैं ईरान के नाम पर, लेकिन जब से इजराइल ने अपने आप को एक सहयूनी मुल्क ऐलान किया है एक कानून के जरिए, उसके बाद सऊदी अरब और इजराइल में भी थोड़ी सी कशीदगी है। तो मैं कह सकता हूं कि ये बहुत मल्टी डायमेंशनल बात है और इतनी जल्दी हम ये राय नहीं बना सकते कि जंग होने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ईरान अमेरिका से बात करना नहीं चाहता है। यूरोप जौहरी माहदे पर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए, ऐसे में ईरान के पास मुतबादिल क्या है? ईरान के पास कोई मुतबादिल नहीं है सिवाय इसके कि सिवाय इन दो बातों के कि जो जौहरी मुआहदा है उसके अंदर उसके माइनस अमेरिकन जो पार्टनर्स हैं, यानी अमेरिका को हटा दें तो जो पार्टनर हैं चाइना है, रूस है और जर्मनी है और जो फ्रांस है और बाकी ममालिक हैं, उनके साथ वो अपने दो तरफा ताल्लुकात को कायम करे और वो दूसरे रास्ते तलाशे जो अमेरिकी सैंक्शंस की जद में आते हैं। और दूसरा लेकिन सर एक सवाल, मेरे पास वक्त चूंकि कम है, ये जरूर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब अमेरिका शुमाली कोरिया बात कर सकते हैं तो अमेरिका ईरान क्यों नहीं बात कर सकते? सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब यह है कि ईरान नॉर्थ कोरिया एक अनाउंस्ड न्यूक्लियर पावर है, उसके बारे में उसने खुद ऐलान कर दिया था कि वो न्यूक्लियर पावर है। उसको उसने शोकेस किया, जनता के सामने पेश किया, उसकी वीडियो फुटेज जारी किए। ईरान के पास है या नहीं, अभी इसी के अंदर शक है। अगर हैं और वो चाहता है कि ग्लोबल प्रेजेंस उसकी हो, जैसे पाकिस्तान ने शो किए, इस्लामी मैं ममालिक का रेफरेंस दे रहा हूं, पाकिस्तान ने शो किए, सैंक्शंस झेले और बाद में पाकिस्तान कम से कम इस्लामिक वर्ल्ड में एक मजबूत कंट्री बनकर उभरा। अगर ईरान चाहता है कि वो पोजीशन उसकी हो और अगर उसके पास परमाणु बम हैं तो उसे शोकेस करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो खुद डायलेमा में है तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया से ज्यादा बेहतर हालात में वो पहुंच पाएगा। बहुत शुक्रिया अखलाक उस्मानी साहब अपनी अहम राय रखने के लिए वर्ल्ड न्यूज में ईरान के अमेरिका के मौजू पर। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर इस बात पर खदशा जता रहे हैं कि रूस ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की थी या नहीं। हालांकि इस बार उन्होंने साबिक सदर बराक ओबामा पर निशाना साधा है और इस पूरे अमल को एक बड़ा झूठ बताया है। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि ओबामा चुनाव से पहले ही रूस के बारे में जानते थे तो उन्होंने इस सिलसिले में कुछ किया क्यों नहीं, उन्होंने हमारे इंतखाबी मुहिम के दौरान ये बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये सब एक बड़ा झूठ है और उन्होंने सोचा था कि हिलरी इंतखाबात जीतने वाली हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ट्रंप का इशारा रूसी मुदाखलत की तरफ था या उनके हिमायतियों और रूसी एजेंटों के बीच मिली भगत को लेकर चल रही जांच की तरफ। वहीं हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि आखिर ट्रंप और पुतिन के बीच क्या रिश्ता है, कि अमेरिकी सदर को अपना मुल्क की कोई परवाह नहीं है। There are four main adversaries when it comes to cyber that we have to worry about: Russia, China, North Korea, and Iran. If any one of them gets away with the kind of attack that Russia did, that only empowers them and gives them more reason to keep probing and possibly damaging or destroying certain institutions in our economy as well as in our government. Now, the great mystery is why the president has not spoken up for our country. Yes. And we saw that most clearly in this recent meeting with Putin. We don't know what was said in the room where just the two of them. It's alarming, and it's alarming on many, many levels. And the final thing I would say is, make no mistake, this is a direct attack on our democracy. इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शुमाली कोरिया के साथ मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर उन्हें खुशी है। अपने एक ट्विटर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता 9 महीने से शुमाली कोरिया की जानिब से कोई मिसाइल और जोहरी तजर्बा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बातचीत जारी है और इस पेशरफ्त में से जनूबी कोरिया और जापान भी खुश हैं। और इससे कबल अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि शुमाली कोरिया के मामले में कोई पेशरफ्त न होने से ट्रंप बरहम है। इससे कबल अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो कह चुके हैं कि जब तक शुमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करता उस वक्त तक पाबंदी जारी रहेगी। आपको बता दें कि 12 जून को सिंगापुर में ट्रंप की मुलाकात में वादा किया गया था कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम जल्द छोड़ देंगे।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी रवांडा, युगांडा और जनूबी अफ्रीका के 5 दिनों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी इन मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और ये आप बराह रास्त तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। रवांडा पहुंच चुके हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। यहां पर रवांडा के सदर पॉल कागमे के साथ वो आला सतही बातचीत भी करेंगे। इस वक्त उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है रवांडा में, अफ्रीकी मुल्क रवांडा में, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में वहां के मिनिस्टर्स और अफसरान मौजूद हैं। आला सतही बातचीत की जाएगी। यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्टी के साथ मुखातिब भी होंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी किगाली जेनोसाइड मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी रवांडा के कई सामाजिक प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इसके बाद पीएम युगांडा जाएंगे। मोदी युगांडा की पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे। पिछले 20 साल में किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम की ये पहली युगांडा यात्रा है, युगांडा दौरा है। तो रवांडा और युगांडा के दौरे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अफ्रीकी मुल्कों के दौरे पर निकल चुके हैं 5 दिन के। और एक छोटा सा वक्फा, लौटेंगे वर्ल्ड न्यूज में और भी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है वर्ल्ड न्यूज में। आइए आगे बढ़ते हैं। इजरायली अफवाज का फलस्तीनियों के खिलाफ खून खराबा जारी है। इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाई करते हुए एक फलस्तीनी बच्चे को हलाक कर दिया। फलस्तीनी तिब्बी जराये ने बताया कि गुज़िश्ता रात इजरायली फौज ने कार्रवाई की और झड़पें शुरू होने के बाद 15 साला अरकान मजहर को सीने में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये वाकया बेथलहम में वाक़े एक मुजाहिर कैंप के करीब रूनुमा हुआ। इजरायली हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी अफवाज ने कैंप में छापे मारकर 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है जो इसराइल पर हमले में मुलव्वस हो सकते हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज भी इसराइल ने गाजा पट्टी पर फजाई हमले करके हमास के 4 कारकुनों को हलाक कर दिया था। शामी अफवाज ने जनूबी शाम के सूबे दरा में बागों के जेर कब्जा इलाके पर शदीद बमबारी किए। इस हमले में दर्जनों अफराद मारे गए हैं। शाम में इंसानी हकूक की निगरान तंजीम अल मुर्सीद ने बताया कि रूसी और शामी तैयारों ने दरा के देही इलाके हौद अल यरमूक को निशाना बनाया। इस इलाके पर दाइश तंजीम से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रुप फसील खालिद बिन वलीद का कंट्रोल है। अल मुर्सीद का कहना है कि हमलों में कई देहात और कस्बे और फिजाई हमलों और बैरल बम धमाकों की लपेट में आए, जिसमें कि खासतौर से इनमें तहसील हीत और अल शिजरा जैसे कस्बे शामिल हैं। इजरायली हुकूमत ने शाम में रजाकाराना तौर पर हमलों के दौरान लोगों की मदद करने और उन्हें बाहर निकालने वाली तंजीम व्हाइट हेलमेट के सैकड़ों कारकुनों को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया है। ज़राए के मुताबिक मशरक़ी शाम में इजराइल सरहद के करीब इलाकों में फंसे इन लोगों को इतवार की शाम इजरायली मिलिट्री ने बाहर निकाला। इजरायली हुकूमत का कहना है कि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की अपील पर उसने व्हाइट हेलमेट के लोगों को शाम से बाहर निकाला है और ये लोग फिलहाल जॉर्डन में हैं, जहां उनकी बाज़ाबादकारी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। जॉर्डन में अक़वाम मुत्तहिदा रिफ्यूजी तंजीम के अहदेदारों का कहना है कि फिलहाल 800 में से 422 व्हाइट हेलमेट के कारकुनों को शाम से बाहर निकाला गया है। बाकी अफराद को भी जल्द वार जोन से निकाला जाएगा। वाज़ेह हो कि यहाँ मगरबी ममालिक व्हाइट हेलमेट को एक रजाकार तंजीम मानते हैं, वहीं शाम और रूस का इल्ज़ाम है कि ये लोग वार जोन में मदद करने की आड़ में बागी ग्रुपों की मदद कर रहे हैं। Upon request of several member states, including the United Kingdom, Canada and Germany, and authorized by the government of Jordan, the United Nations received 422 Syrian citizens from southern Syria who are at risk and seeking asylum and solution in above-mentioned countries. इधर सोमालिया में इंतहा पसंद ग्रुप अल शबाब के एक हमले में 27 फौजी एहलकार मारे गए हैं। मकामी हुक्काम ने बताया कि जंगजुओं ने जनूबी इलाके में वाक़ एक फौजी कैंप पर कार से खुदकुश हमला किया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इस दहशतगर्दाना ग्रुप ने दावा किया कि बम धमाके के बाद छावनी पर हमला किया गया और 27 फौजियों को हलाक कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस कार्रवाई की वजह से कई फौजी फरार भी हो गए। हमले से मुतासर फौजी ठिकाना बंदरगाह वाला शहर किस्मायू से 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और वाज़ेह है कि अल शबाब
अलशबाब ने जून में इसी फौजी ठिकाने पर हमला किया था, जिसमें कि 7 फौजी जख्मी हो गए थे। आपको बता दें कि अलशबाब अफ्रीका का एक खतरनाक दहशतगर्द ग्रुप है जो सोमालिया, कीनिया और इथियोपिया में अपनी सरगर्मियां चला रहा है। इधर इराक के इरबिल में दहशतगर्दों ने एक सरकारी दफ्तर पर हमला बोला। इस हमले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक 3 दहशतगर्द फायरिंग करते हुए दफ्तर में दाखिल हो गए और कुछ लोगों को यरगमाल बना लिया। इसके बाद सिक्योरिटी फौज ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 दहशतगर्द मौके पर ही मारे गए, जबकि तीसरा जख्मी हो गया। बाद में अस्पताल ले जाते हुए उसने भी दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि इरबिल कुर्दिस्तान रीजनल हुकूमत का हेडक्वार्टर है। इरबिल के मेयर ने इस हमले के लिए दाइश को जिम्मेदार ठहराया है। कनाडा के टोरंटो शहर में एक रेस्टोरेंट के बाहर एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक खातून को हलाक और 13 दीगर अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। चश्मदीदों ने बताया कि एक नौजवान ने अचानक गोलियां चलाना शुरू कर दी और लोग दहशत की वजह से इधर-उधर भागने लगे। इस पुरतशद्दुद कार्रवाई में इसके वजूहात अब तक मालूम नहीं हो सके हैं। पुलिस के मुताबिक हक़ायक़ जानने के लिए छानबीन का अमल शुरू कर दिया गया है। ये वाक़या कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो के उस मशरक़ी इलाके में पेश आया जहां पर कई मकबूल रेस्टोरेंट वाक़ हैं। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की तफ्तीश के दौरान तमाम पहलुओं को सामने रखा जा रहा है। Other than the shooter, we have a young lady that is deceased right now, and we have a young girl, I believe 8 or 9 years old, that is in critical state at this point in time. एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं। लौटेंगे तो आप बात करेंगे पाकिस्तान के आम इंतखाबात की। जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तशरीरी मुहिम का आज आखिरी दिन है और आज रात 12 बजे के बाद सियासी जमातों को जलसे जुलूस और दीगर सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। आखिरी दिन तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज लाहौर में कई रैलियां की। उन्होंने अपने इंतखाबी हलक़े NA 131 में भी लोगों से खिताब किया। वहीं मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ ने आखिरी इंतखाबी सरगर्मी के लिए डेरा गाजी खान और रावलपिंडी का इंतखाब किया। शहबाज शरीफ ने लोगों से अपील की कि वो 25 जुलाई को साबिक PM नवाज शरीफ के साथ हुई नाइंसाफियों का बदला लें। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी जैकब आबाद और शिकारपुर में जलसों से खिताब कर रहे थे। इसी तरह मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से इस्लामाबाद में एक जलसा किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 25 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए इंतखाबी कमीशन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। पोलिंग बूथ के लिए इंतखाबी एहलकारों को रवाना किया जाएगा। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हजारों की तादाद में जवान तैनात किए गए हैं। और पाकिस्तान में आम इंतखाबात में महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। इंतखाबात के मद्देनजर सियासी पार्टियों के दरमियान इल्जाम तराशियां भी जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसी पर इल्जाम लगाया है कि वो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है। वहीं इमरान खान ने इन तमाम इल्जामात को खारिज किया है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की पार्टी हार रही है, इसलिए वो इस तरह के ऊल जुलूल इल्जाम लगा रहे हैं। उधर पाकिस्तानी फौज ने कहा कि मुल्क की इंतखाबी अमल में उनकी कोई सीधा रोल नहीं है। The same allegations existed before 2013 election, when PTI burst into the public with these massive rallies and crowds. Again, we had that ISI was supporting PTI, but when it turned out, the 2000 election were all the players were supporting the Sharif party, including the establishment, and this all came out because we then did a protest on the rigged elections. And when the hearing took place in the Supreme Court, one of the things that came out was the establishment supporting PMLN. So now what is happening is that first time PMLN is not being supported by the establishment. PML was nurtured, born in the lap of a military dictator. Nawaz Sharif was the protege of General Zia. He picked up a businessman and made him into a politician. Then ISI backed him in 1990, and there's a Supreme Court case where the ISI chief said we paid money to PML and Nawaz Sharif. तो पाकिस्तान में आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन रात 12 बजे के बाद इंतखाबी तशहीर हो जाएगी खत्म और सीधा मुकाबला अगर हम कहें तो
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बीच है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। तो अगर हम बात करें तो ये सहरुखी मुकाबला है, लेकिन सीधा मुकाबला अगर दो जमातों के बीच है सियासी तो वो ये दो ही जमात हैं। और इस बार इमरान खान की तशहीरी मुहिम बहुत ज़बरदस्त चली है। अब देखना ही होगा कि अवाम वहां पर कितना सपोर्ट उन्हें करती है। इधर बदनवानी के इल्जाम में जेल में सजा काट रहे पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत काफी खराब हो गई है। जांच में पता चला कि नवाज शरीफ की किडनी में दिक्कत है। नवाज शरीफ की खराब तबीयत को देखते हुए फिलहाल उन्हें जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और उस पर गौर किया जा रहा है। हालांकि जेल इंतजामिया ने फिलहाल उनकी सेहत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। वहीं मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की हालत पर तशवीश का इजहार किया है। पार्टी ने जेल इंतजामिया पर साबिक वजीर आजम को सहूलत फराहम कराने और की बात कही, साथ ही न कराने का भी इल्जाम लगाया। बता दें कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 13 जुलाई को अरेस्ट किया गया था। बदनवानी के मामले में नवाज शरीफ को 10 साल और मरियम को 7 साल की जेल हुई है। दोनों 13 जुलाई को लंदन से पाकिस्तान आए थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और जापान में सैलाब के जबरदस्त गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। जापान के कुमायागाया शहर में आज दर्जा हरारत 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जापान में अब तक का रिकॉर्ड ये दर्जा हरारत है। जापान के कई शहरों में सन 1886 के बाद इस तरह की सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। मुल्क में 2 हफ्ते से पड़ रही जबरदस्त गर्मी की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते दर्जा हरारत को लेकर मुल्क भर में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि जापान में आमतौर पर ठंड में तापमान 5 डिग्री और गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री रहता है। इधर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के साथ तस्वीर खिंचवाने को लेकर हो रही तनकीद के बाद मैसूद ओजिल ने जर्मनी की कौमी फुटबॉल टीम से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर आर्सेनल के इस स्टार ने बैनुल अक़वामी फुटबॉल को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। ओजिल ने एक बयान में कहा है कि उन्हें तुर्क पसमंजर की वजह से नस्ल परस्ती और बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। उन्होंने जर्मन फुटबॉल फेडरेशन, इसके सदर और मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि तुर्की मूल के लोगों से उनके बर्ताव में दोहरे मापदंड और नस्ल परस्ती की बू आती है। तो नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का ये सफर जारी है। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।